पिछले साल 2023 की बात है। सुप्रीम कोर्ट एक पेटिशन को सुन रही थी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को लेके था, शादी के डिस्प्यूट को लेके। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये ऑब्जर्व करते हैं कि लव मैरिजेस में ज़्यादा नंबर ऑफ डाइवोर्सेस हो रहे हैं अरेंज मैरिजेस के कंपैरिजन में। एक रिसर्च भी हुई थी ICSSR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, और डीप रिसर्च करी और इन्हें पता लगा कि लव मैरिजेस में ज़्यादा नंबर ऑफ डाइवोर्सेस और ज़्यादा ब्रेक हो रही हैं। इसके अलावा और भी कुछ इंडिविजुअल रिसर्च भी है, जैसे डॉक्टर GP गौतम और VK सिंह ने मिलकर एक स्टडी करी थी। वहाँ भी सेम ही कंक्लूजन्स आए कि लव मैरिजेस में अक्सर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मैच नहीं हो पाती जो वो सोच के बैठे होते हैं। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अनरियलिस्टिक से हो जाती है। वहीं जब अरेंज मैरिज की बात आती है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती है। जो लोग वीडियोज़ को सुन रहे हैं या नॉर्मली भी क्राउड में दो ओपिनियंस बिल्ड होंगे। पहले तो वो लोग जो कहेंगे कि लव मैरिजेस ऑफ कोर्स अच्छी नहीं होती, अरेंज मैरिज बेटर है, और दूसरे वो लोग जो ये भी कहेंगे शायद कि अरेंज मैरिजेस में डाइवोर्स रेट्स इसलिए कम है क्योंकि लड़कियां अक्सर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और फैमिली की रिस्पेक्ट को देखते हुए डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं करती। दोनों ही स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है वैसे तो, लेकिन इसके अराउंड एक और स्टोरी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ये पूरी वीडियो बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, बहुत सारे कपल्स से बातचीत हुई है, कुछ ऑफिशियल से भी बातचीत हुई जो इसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मैं पूरी वीडियो का डिस्कशन शुरू करूं इससे पहले मेरे को आपसे 1 मिनट चाहिए होगा। जैसे ही बात शादियों को लेके आती है, मैरिजेस को या रिलेशनशिप्स को लेके बात आती है, तो कुछ चीजें हैं जो इग्नोर नहीं करी जा सकती। जैसे उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने वाले इंसानों का, बंदे का या बंदी का पर्सनालिटी और उसके लुक्स। चाहे लोग कितना भी बोलें कि लुक्स डोंट मैटर, लेकिन फिर भी घूम फिर के लुक्स मैटर करते ही करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि लुक्स के बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं, प्यार नहीं करते। दो बंदों की अच्छी खासी रिलेशनशिप है, फिर शादी हो जाए और 40-50 साल के आसपास लड़के की दाढ़ी सफेद हो जाए या बाल झड़ने लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात तो सिर्फ 40-50 साल उम्र होने के बाद की बात है, जब थोड़ा सा यंगर टाइम होता है, और वो टाइम होता है जब आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ रहे होते हो, तब लुक्स मैटर करने लग जाते हैं। इससे ही रिलेटेड एक टिंडर एक्सपेरिमेंट भी था, बाल्ड वर्सेस हेयर वाला बंदा। 450 लोगों को 2 डिफरेंट टिंडर प्रोफाइल्स दिखाई गई थी। सेम ही बंदा, एक तरफ उसके बाल हैं, दूसरी तरफ उसके बाल नहीं थे। इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो बंदे के बाल थे उसको 10 गुना ज्यादा मैचेस आए, क्योंकि अगर आपकी उम्र के साथ बाल झड़ते हैं तो उसे एक नॉर्मल चीज कंसिडर करा जाता है। पर आज की सिचुएशन क्या है, 25 की उम्र में बाल झड़ने स्टार्ट होते हैं और 30 की उम्र तक इंसान एक चांद बना लेता है, सिर पे एक गंजा बना जाता है। और आजकल तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं हो सकता, ये तो होना ही है? ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी से मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है अभिषेक की, एक मैकेनिकल इंजीनियर बेंगलोर से। इनकी इंस्टाग्राम पे रील भी देखी मैंने, और इन्होंने कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करी है 5 महीनों में। इनका कहना है कि ये जो रिजल्ट है वो ट्राया यूज करके मिले। हालांकि अभिषेक का जो हेयर फॉल था वो जेनेटिक था, लेकिन जेनेटिक्स के अलावा इन्हें डेंड्रफ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज थी, जिसकी वजह से जो इनका हेयर फॉल है वो काफी क्विक हो गया। काफी कम उम्र में ही ये शुरू हो गया, और ये इन्हें समझ आया ट्राया के हेयर टेस्ट के जरिए। ये टेस्ट ट्राया की एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे इजीली मिल जाता है। उसमें कुछ सवाल होते हैं हेल्थ को लेके, इंसान की, उसकी डाइट को लेके, नॉर्मल रोजमर्रा की, और थोड़ी फैमिली हिस्ट्री को लेके। इन क्वेश्चन से ये प्रॉपरली एनालाइज कर लेते हैं डिटेल्स को, और यही अभिषेक के केस में भी हुआ। ये सारा कुछ पता लगाने के बाद अभिषेक को एक प्रॉपर रूटीन दिया गया, जो रूटीन सिर्फ हेयर लॉस पे काम नहीं कर रहा था, हेयर लॉस को बढ़ाने वाले जो रीजंस थे उन पे भी काम कर रहा था। पहले स्टार्टिंग के 2-3 महीने में कुछ खास रिजल्ट्स दिखे नहीं अभिषेक को, लेकिन 5 महीनों के बाद उनको एक विजिबल रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू हुए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गंजा बनाना शुरू हुआ तो कोई यू टर्न नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान यंग है और उसका हेयर लॉस एकदम एडवांस नहीं हुआ है तो अभिषेक की तरह एक पॉजिटिव नजरिए से इंसान अपने बालों को बचा सकता है। आपको भी अगर ट्राई करना है तो उनका एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पे। अब तक हमने ये समझ लिया था कि लव मैरिजेस में ज्यादा डाइवोर्स रेट्स हैं अगर अरेंज मैरिजेस से उसको कंपेयर करा जाए। तो लव मैरिजेस ज्यादा फेल क्यों कर रही हैं? एक्चुअल में रीजन सेम है, वही रीजन जिसकी वजह से फेमिनिज्म, जो औरतों की हेल्प के लिए जिसका डेवलपमेंट हुआ था और उसे करनी चाहिए थी, वो सूडो फेमिनिज्म बन जाता है और लोग उसे गंदे तरीके से हेट करने लग जाते हैं। और सिर्फ लव मैरिजेस के फेल होने का नहीं, जो हमारी सोसाइटी में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कल्चर इस टाइम चल रहा है उसका भी सेम रीजन है। और अगर इस डिफरेंस को रियलाइज नहीं करा गया तो आने वाली हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ट्रॉमा और ऐसे एक टॉक्सिक कल्चर की तरफ मूव करने वाली है, जिसमें दुनिया बहुत हेट से भर जाएगी, खास करके अपना इंडिया। थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपने एक टर्म सुनी होगी, डेटिंग। अब यहीं से बात शुरू होती है कि आपको पता है कि डेटिंग एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होती है, डेटिंग इन्वेंट कहाँ से हुआ है वर्ड। ये शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम से। 19th सेंचुरी की ये बात है, जब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डेवलप करनी स्टार्ट कर चुकी थी और लोगों ने जॉब्स लेना स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में भी अरेंज मैरिजेस ही हुआ करती थी जो फैमिलीज कराती थी।
तब ये टर्म आना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लोग जॉब्स के लिए बाहर के सिटीज में मूव करना स्टार्ट कर चुके थे। अब लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हो रहे थे। पहले कुछ गिने चुने जॉब्स होती थी, गिने चुने प्रोफेशंस थे और यूजुअली खानदानों के बीच में शादियां हुआ करती थी। लेकिन अब जॉब्स आ गई तो इंडिविजुअल्स मूव करने लग गए, इंक्लूडिंग बोथ मैन एंड वुमेन। तो धीरे धीरे पेरेंट्स ने भी ये समझना शुरू कर दिया कि भाई लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और जब लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं तो लड़का अपनी मर्जी से लड़की चुने, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और उस टाइम पे डेटिंग का जन्म हुआ। एक्चुअली में डेटिंग का जन्म नहीं हुआ, कोर्टशिप का जन्म हुआ। ये एक वर्ड था पहले। कोर्टशिप का सिंपल मतलब होता था कि आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए किसी बंदे से मिलते हो या बंदी से मिलते हो और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो। लेकिन ये सारे कोर्टशिप्स के जो भी इंसिडेंट्स होंगे, ये आप शादी के सोच के ही कर रहे हो। इसमें कुछ कैजुअल नहीं है, इसमें कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं है। बस आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज कर सकते हो। और ज्यादातर कोर्टशिप्स फैमिली के सुपरविजन के अंडर होती थी। 100 साल तक ये पूरी प्रैक्टिस चलती रही कोर्टशिप की, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 20th सेंचुरी आई और धीरे धीरे लड़के और लड़कियों द्वारा कोशिश करी गई कि पेरेंट्स के सुपरविजन को थोड़ा कम करा जाए। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसमें कैजुअल या फिर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस हुई थी। लोग अभी भी कोर्टशिप बहुत ही सीरियस दिमाग से करते थे और उसमें एक बहुत ही सीरियस लेवल ऑफ लव इन्वॉल्व होता था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। बात है 1960s की या 1970s की। एक ऐसा रिवॉल्यूशन आया जो शायद आपको पता नहीं होगा और लोग उसके बारे में बातचीत भी नहीं करते। सेक्सुअल रिवॉल्यूशन। बहुत ही शॉकिंग सी बात है कि 19th सेंचुरी से पहले तो सिर्फ अरेंज मैरिजेस हो रही थी, फॉरेन कंट्रीज में भी, बाहर के कंट्रीज में भी। फिर कोर्टशिप्स आई, उसमें भी एक सीरियस लव इन्वॉल्व हुआ करता था। लेकिन 1960s, कितने ही साल हुए 1960s और 1970s को गए हुए, उस टाइम जब ये रिवॉल्यूशन आया तो उससे पहले इंटीमेट रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज हुआ करता था। और 1960s के बाद, 70s के बाद धीरे धीरे ये इतना नॉर्मल हो गया कि आज आपको हालत पता है क्या है। जो आपको नहीं पता वो ये है कि ये वही टाइम है 1960-70s का जहाँ से फेमिनिस्ट मूवमेंट की स्टार्ट हुई, जहाँ से LGBTQ राइट्स की शुरुआत हुई, जहाँ से एडल्ट कंटेंट की स्टार्ट हुई, जहाँ से पूरे के पूरे लिबरल मूवमेंट की स्टार्ट हुई। और ये लिबरल मूवमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आज आपकी नॉर्मल लाइफ में अगर आप टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके बैठो तो लिबरल मूवमेंट द्वारा स्टार्ट करे गए टॉपिक्स की उसमें बात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट लिबरल आइडियोलॉजी ने तो पूरे दुनिया की, वर्ल्ड के दिमाग की कुछ इस तरीके से हाईजैकिंग करी कि लिबरल आइडियोलॉजी सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं बची, वो एक तरीके से वर्ड्स ऑफ गॉड बन गए, भगवान की दी हुई वाणी बन गई कि ये तो फैक्ट है, ये गलत नहीं हो सकता। इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, नॉर्मल करता हूँ, सिंप्लीफाई। सपोज करो कोई लड़की डीप नेक के साथ, डीप नेक उसके साथ एक बस में चढ़ती है। अगर किसी बंदे की नज़र डीप नेक पे जाती है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो लड़की से थप्पड़ खाएगा, और लड़की से अगर थप्पड़ खा लिया तो शायद पूरी की पूरी बस उसको पीटे। क्यों? क्योंकि लिबरल आइडियोलॉजी ये कहती है कि उसके कपड़े छोटे नहीं है, उसकी सोच छोटी है बंदे की। लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि उसकी सोच छोटी हो सकती है लेकिन कपड़े तो छोटे हैं। और ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। आप जो वीडियोस देख रहे हो, आप भी कई सारे 50 एग्जांपल दे सकते हो। एक सारा अली खान की भी कोई क्लिप थी, पता नहीं किस मूवी की थी, वो भी सेम ही सीन है। और जब मैंने ये बोला कि लिबरल आइडियोलॉजी धीरे धीरे ऐसी बन गई कि वो ऐसा लगने लग गया कि भगवान के द्वारा भेजा हुआ कुछ ऑर्डर्स हैं, वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं उस टाइम मजाक नहीं कर रहा था। जॉर्ज सोरोस ने अपनी बुक और इंटरव्यूज के माध्यम से कुछ ऐसी लाइनें बोली भी हैं। मैं इंग्लिश में उन लाइनों को बोल देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे हिंदी में आ रहा होगा। जॉर्ज सोरोस के कई सारे इंटरव्यूज और बुक्स में ये देखने को मिला है कि वो कह रहे हैं कि आई फैंसीड माई सेल्फ एज अ गॉड। एक और स्टेटमेंट है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिसीज व्हेन यू कंसिडर योर सेल्फ अ गॉड, the creator of everything, but I feel comfortable about it now since I begin to live it out। आपको पता है अमेरिका में एडल्ट कंटेंट लीगल होना कब स्टार्ट हुआ था? क्योंकि कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। आज तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा लीगलाइज हो गया है चीजें। ये उसी टाइम हुआ था जब ये सारी चीजें एक साथ स्टार्ट हुई, चाहे वो फेमिनिस्ट मूवमेंट हो, LGBTQ राइट्स हो, 1960s 1970s के टाइम। सेम जो लिबरल लीडर्स थे, जो शायद अपने आप को भगवान समझते थे, उन्हीं के द्वारा ये भी प्लान करा गया। जो भी आपके आसपास अब सोसाइटी में कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाली चीजें हो रही हैं और लोगों के हार्मोन्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक इनडायरेक्ट स्लेव बना दिया गया है। आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ एडल्ट कंटेंट इंसान को कैसे कंट्रोल करता है। आप भी अच्छे से समझते हो, मैं भी समझता हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप्स किसी के करियर को खराब करने में कितना ज़्यादा रोल प्ले करती हैं जब उसका मेंटल ट्रोमा बनता है। और अमेरिका में तो ये बहुत ही तगड़े लेवल पे हो रहा है इस टाइम। LGBTQ राइट्स, आइडेंटिटी क्राइसिस होने शुरू हो चुके हैं। जो भी चीज़ बड़ी बड़ी जनरेशन्स को खराब करने के लिए चाहिए थी, वो सारा कुछ 1960s और 1970s के टाइम स्टार्ट हुआ था। जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी तब ये अच्छे पर्पस के लिए स्टार्ट हुई थी, या फिर यूँ कह लो कि अच्छा पर्पस एटलीस्ट दिखाई दे रहा था। जैसे फेमिनिज्म है,
विमेन की हेल्प होनी चाहिए, उनके राइट्स की हेल्प होनी चाहिए। LGBTQ राइट्स हैं, अगर कोई इंसान डिफरेंट विचारों के साथ पैदा होता है तो उसे उसकी तरह से ही रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये जो सारे के सारे नैरेटिव्स बिल्ड करे गए थे, ये एक्चुअली किसी की हेल्प करने के लिए बिल्ड नहीं करे गए थे, ये दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बिल्ड करे गए थे। और इसीलिए जो लिबरल लीडर्स हैं वो अपने आप को भगवान की तरह फील करते हैं। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि हम सब अपने कल्चर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हैं। चाहे वो इंसान एक तमिल कल्चर से बिलोंग करता हो, चाहे बंगाली कल्चर से बिलोंग करता हो, चाहे हरियाणवी या पंजाबी कल्चर से बिलोंग करता हो। और हम तो एक्चुअल में जहाँ पे इन सारे मूवमेंट की स्टार्ट होती है वेस्ट में, उनसे बहुत गंदे वाले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, क्योंकि हम एक ट्रांजिशन स्टेट में पहुँच जाएंगे। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से भी आते हैं। इससे एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट पैदा होती है जहाँ ना हम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर पाए और ना दूसरी चीज़ को रिजेक्ट कर पाए। इसका एक बहुत ही सीवियर एग्जांपल है टॉक्सिक डेटिंग कल्चर इन इंडिया। अगर आपको इसकी कभी भी ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है, मैंने खुद पर्सनली चेक करी है, आप सिंपल डेटिंग एप्लीकेशंस को चेक कर लेना। अगर किसी सिटी में आप हाइपोथेटिकली ये मान लो कि 100 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं और सभी ने डेटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, तो उन पाँचों की पाँचों लड़कियों को 90 से 95% बॉयज़ ने राइट स्वाइप कर रखा होगा। वहीं लड़कों की तरफ सिर्फ टॉप 5% या 10% के पास उन पाँचों लड़कियों के मैचेस हैं, बाकी 80% लड़कों के पास कोई मैचेस नहीं है। अब इस बात का क्या रिलेशन है? इस बात का रिलेशन है धीरे धीरे डेटिंग जैसे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में नॉर्मल हो गई और मल्टीपल रिलेशंस रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट उसे एनकरेज करा जाता है। लेकिन इंडिया में कंजर्वेटिव सोसाइटी होने की वजह से डेटिंग को टोटल एक्सेप्टेंस कभी मिली नहीं। और इसी का रिजल्ट है कि लड़के जब डेटिंग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं तो वो एक्चुअल में कभी शादी के लिए किसी लड़की को नहीं ढूंढ रहे होते। यही रीजन है कि वो पांचों की पांच ही लड़कियों को स्वाइप कर देंगे। इमेजिन करके देखो कि अगर उन्हें बोल दिया जाए कि आप डेटिंग एप्लीकेशन पे जिसको स्वाइप कर रहे हो आपको उससे शादी करनी है, तो चाहे सामने 1000 लड़कियां हों या 2000, एक एक को वो फूक फूक के स्वाइप करेंगे। ये रिजल्ट है हमारे ट्रांजिशन स्टेट का। लिबरल प्रोपेगेंडाज और लिबरल मूवमेंट्स की वजह से लोगों के दिमाग के हॉर्मोन्स को तो टच कर लिया गया कि भाई आप इतने इंडिपेंडेंटली सोच सकते हो, आप एक्सप्लोरेशन ऑफ लस्ट कर सकते हो, आप कैजुअल रिलेशनशिप रख सकते हो। लेकिन साथ में हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटीज ने उन्हें ये भी रियलाइजेशन लगा के दी कि आपको शादी अरेंज मैरिज ही करनी है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में जितना टॉक्सिसिटी अभी बढ़ रही है, अभी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मिसमैचिंग होनी शुरू हो जाती है डेटिंग एप्लीकेशंस पे या डेटिंग पे। जो लड़के लड़कियां मिल रहे हैं उनमें से एक के मजा है और दूसरा इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को सोच के चल रहा है। इसी वजह से आप देखते हो कि इंडिया में ऐसे लॉज भी आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर लड़की को किसी ने शादी का वादा करा तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी अगर वो झूठ बोल रहा होगा। तो जिस चीज़ को शायद आप हेट करते हो या इनमें से एक भी चीज़ हेट करते हो, फेक फेमिनिज्म को आप हेट करते हो, एडल्ट कंटेंट का बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, खासकर आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी सेमी पॉर्न टाइप की चलती ही रहती हैं, उसको आप हेट करते हो। जो काफ़ी वीड, नशा, फूंकना, इसका कल्चर स्टार्ट हो चुका है, उसको आप हेट करते हो। ये कैजुअल रिलेशंस, वन नाइट स्टैंड, इनको आप हेट करते हो। इनमें से किसी को भी अगर आप हेट करते हो या सारों को करते हो, इन सब की शुरुआत उसी लिबरल प्रोपेगेंडा और मूवमेंट से हुई थी जो 1960s और 1970s के टाइम पे जन्म ले रहा था। अब थोड़ा सा और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों के लाइफस्टाइल चेंज होने शुरू हो चुके थे। वो लाइफस्टाइल आज के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है चेंजेस। आज कैपिटलिज्म की दुनिया है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। एक बंदा जो कानपुर का है वो शायद यूएसए में भी जॉब कर रहा हो, शायद तमिलनाडु में भी जाके जॉब कर रहा हो। अब जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में है। और आने वाले टाइम में ये हार्श फैक्ट है, जो कि मैं पर्सनली भी नहीं चाहता, लेकिन ये हार्श फैक्ट है, अरेंज मैरिजेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसका भी रीज़न है, पहले जब फैमिलीज के बीच में शादी हुआ करती थी तब लड़का हो या लड़की, उनके बहुत ही स्पेसिफिक प्रोफेशंस हुआ करते थे। लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहा करते थे और लोगों के लिए अरेंज मैरिज में ये जज करना कि लड़का लड़की कैसे होंगे ये आसान हुआ करता था। कोई अगर खानदान अच्छा है और कोई लड़का या लड़की 90 से 95% टाइम उसी खानदान में बिताता है, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि बहुत हाई चांसेस है कि वो लड़के और लड़कियां भी अच्छे विचारों वाले इंसान होंगे। इसलिए अरेंज मैरिजेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी पास्ट में। ऊपर से उस टाइम का कल्चर इतना कनेक्टेड था कि किसी भी लड़के के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके गांव वालों से, उसके रिलेटिव से इजीली मिल जाती थी। खानदान भी बड़े हुआ करते थे। आज क्या है कि अपने बच्चे के बारे में खुद पेरेंट्स नहीं जानते। बच्चा स्कूल के बाद बाहर निकल जाता है, हॉस्टल्स में रहता है। कई लोग ऐसे हैं जो कॉलेजेस में पूरे दिन नशे करके पढ़े हैं, किसी को पता ही नहीं है। अब आप अरेंज मैरिजेस की सिचुएशन सोच के चलो तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 3-4 मीटिंग, अरेंज मैरिज में 3-4 मीटिंग से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। 3-4 मीटिंग में आप पता कर सकते हो कि सामने जो बंदा है या बंदी है जिससे आपकी शादी होने वाली है वो अच्छे खासे लेवल पे नशे करता है। और ये तो सिर्फ मैंने एक सिनेरियो कलेक्ट करके दिया है आपको, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हैं। अब जो लड़के या लड़की की अपनी खुद की चॉइस है उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे आना ही पड़ेगा, और अभी नहीं तो और धीरे धीरे टाइम आने पे आना पड़ेगा।
अरेंज मैरिजेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इमेजिन करके देखोगे अरेंज मैरिज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लव मैरिज का डाइवोर्स रेट अरेंज मैरिजेस से हाई है और रिलेशंस बहुत ज्यादा ब्रेक होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम किस सोसाइटी का क्रिएशन करेंगे जहाँ पे ट्रोमास, ट्रस्ट इशूज और बच्चे की लाइफ के साथ काफी कॉम्प्रोमाइज होगा। कितनी हेट होगी उस सोसाइटी में। और ये जो वीडियो है ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं, तो वी कैन एग्री टू डिसएग्री एट सर्टेन पॉइंट्स।